हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ना डी फार्मा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको हम बोलते हैं हीमोपोएटिक या हिमेटोपोएसिस सिस्टम। पहले तो जानते हैं कि हिमेटोपोएसिस या हीमोपोएसिस होता क्या है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वर्ड आया जिसका नाम है हीम। इस वर्ड का ही मतलब होता है ब्लड। ठीक है, हीमोपोएटिक या हिमेटोपोएसिस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी का जो कि हमारी रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब बात करते हैं कि हिमेटोपोएटिक सिस्टम होता क्या है। हीमोपोएटिक सिस्टम या हिमेटोपोएटिक सिस्टम रक्त निर्माण की प्रक्रिया है जो कि हमारे बॉडी में होती है, और रक्त निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारी अस्थि मज्जा है, हमारे यकृत या स्प्लीन है। ठीक है, तो स्प्लीन या अस्थि मज्जा की सहायता से हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम हीमोपोएसिस या हिमेटोपोएटिक सिस्टम बोलते हैं। अब हिमेटोपोएटिक या हीमोपोएटिक सिस्टम के बारे में जानने से पहले हमको सबसे पहले जानना होगा ब्लड के बारे में। ब्लड यानी कि रक्त। ठीक है, ब्लड यानी रक्त। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज इन द फ्लूइड फॉर्म। ठीक है, जो ब्लड होता है हमारा वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि हमारे बॉडी में जो अलग अलग टिश्यू होते हैं जैसे एपिथेलियल टिश्यू, हम लोग आगे पढ़ चुके होंगे, एपिथेलियल टिश्यू या स्क्वेमस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि जो हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स कि वो हमारे टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज हो गए। ठीक है, तो ब्लड हमारा क्या है? ब्लड एक तरीके का हमारा कनेक्टिव टिश्यूज है जो कि कंसिस्ट होता है, जो कि मिलके बना होता है प्लाज्मा से और बाकी ब्लड सेल्स से। यानी कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? ब्लड। अब बात करते हैं इनकी क्वांटिटी के बारे में। तो जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड का लगभग 55% होता है, यानी कि 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल्स मिलकर बनाती हैं ब्लड को। जनरली एक इंसान के अंदर, एक स्वस्थ इंसान के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा जो हमारा टोटल बॉडी वेट है उसका लगभग 8% ब्लड होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर किसी का बॉडी वेट 80 केजी है, ठीक है, तो 80 केजी के हिसाब से उसके अंदर 6.4 केजी ब्लड होगा। ठीक है, 6.4 केजी, लगभग अप्रॉक्स 6.4 केजी ब्लड होगा। या फिर दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक, एक स्वस्थ आदमी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, या फिर टोटल बॉडी वेट का 8% ब्लड हमारे अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, बात कर चुके हैं हम कि ब्लड जो है ये हमारा प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना है। प्लाज्मा कितना हो गया? 55%, और सेल हो गया हमारा जो ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि WBC, RBC और प्लेटलेट। ये टोटल हमारे ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट में 45% का 45% की पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा हमारा 55% का। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना है। प्लाज्मा में वाटर होता है, प्रोटीन होता है और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। हम आगे फिर बढ़ते हैं, प्रोटीन को हम बाइफरगेट करते हैं या प्रोटीन को हम आगे डिवाइड करते हैं। तो प्रोटीन हमारे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेंस, जो कि हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इसमें आगे डिवाइड हो जाता है। और जो कि अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस, ये चीजें सम्मिलित होती हैं। वही बात करते हैं RBC की, WBC की और प्लेटलेट्स की। तो RBC
इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी आगे फिर डिवाइड होता है ग्रेन्युलोसाइट्स में और अग्रेन्युलोसाइट्स में, यानी कि इनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स की वजह से इनको दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट। यानी कि जिनके सरफेस पे ग्रेन्यूल्स होंगे उनको हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें हमारे आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। जबकि एग्रेन्युलोसाइट में हमारे आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये हमारा लगभग लगभग एक ब्रीफ है ब्लड के बारे में कि ब्लड हमारा किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल से। प्लाज्मा के अंदर वाटर, प्रोटीन और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जबकि प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। अदर्स में हमारे इलेक्ट्रोसाइट जो कि सोडियम हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, ठीक है, फॉस्फेट हो सकते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स में हमारे मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ विटामिन हो सकते हैं। गैसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी हो सकती हैं। ठीक, जबकि अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी आगे फिर डिवाइड होता है ग्रेन्युलोसाइट्स में और एग्रेन्युलोसाइट्स में। ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, जबकि एग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, ये हमारा एक ब्रीफ होता है जिसके जो कि हमें आइडिया लग जाता है कि ब्लड हमारा किन किन चीज से मिलकर बना है। एक तरीके से और भी हम समझ सकते हैं कि ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है। अगर ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करें घटक, अगर इसकी बात करें तो अगर एक किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर अगर हम ब्लड का परसेंटेज देखना चाहते हैं तो हमको सपोज कीजिए ये हमारा ब्लड यहां तक फिल है इसमें। ठीक है, ब्लड हमारा यहां तक फिल है। तो सबसे पहले तो ये हमारा आ जाता है 55%। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। 55% प्लाज्मा। ऑलमोस्ट 45% हमारा सेल्स। ठीक है, 45% हमारी ब्लड सेल्स हो जाएंगी और 55% प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, अब 1% के अंदर लेस देन 1%, ठीक है, इसमें ल्यूकोसाइट या प्लेटलेट्स कह सकते हैं। एक परसेंट से भी कम प्लेटलेट्स ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जबकि हम इसको सीधा सीधा इरिथ्रोसाइट बोलते, ज्यादा अच्छा रहेगा। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी।
ठीक है, 44% आरबीसीज हो गए, 1% के आसपास हमारे प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और 55% प्लाज्मा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एरिथ्रोसाइट्स की। या आरबीसी की। हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट या आरबीसी की। तो जो हमारे आरबीसी होते हैं, ठीक है, पहले तो आरबीसी हमारे बाइकॉनकेव होते हैं। बाइकॉनकेव का मतलब होता है कि इसकी दो सतह ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स है। ये सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। अगर इसी को हम देखें तो बाइकॉनकेव का क्या मतलब हुआ, यानी दोनों तरफ से, दोनों साइड जो है इनकी कॉनकेव है, दोनों साइड अंदर की तरफ धंसी हुई है। ठीक है, और जो हमारे आरबीसीज होते हैं आरबीसीज होते हैं, ये हमारे आयरन रिच होते हैं। सबसे ज्यादा आयरन हमारे आरबीसीज में पाया जाता है, इसी वजह से इसका नाम हीम हम रखते हैं। हीम के वजह से ही हमारे हृदय का रंग जो होता है वो लाल होता है। अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है तो हमारे रुधिर का रंग लाल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इनका निर्माण कहां से होता है, अस्थि मज्जा से, यानी जो बोन मैरोज हैं, इन बोन मैरो के अंदर ही आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, और एक और बात, जो हमारे रक्त आरबीसी हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होती हैं, ये ऑक्सीजन को अलग अलग अंगों तक सप्लाई करती हैं, जिनसे कि उनका रेस्पिरेशन हो सके, जिनसे कि उनको उनके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो इरिथ्रोसाइट है, लाल रक्त कणिकाएं, उनके बारे में एक बार ब्रीफ में हम पढ़ लेते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो बाइकॉनकेव होती हैं, यानी दोनों के दोनों जो सरफेस है उसके वो अंदर की तरफ धंसे होंगे। ठीक है, आयरन रिच होता है आरबीसी। इसके अलावा इनका निर्माण अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, और ये काम क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स।
दूसरा क्या है हमारा, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कलर क्या होता है, कलरलेस। इनके अंदर कोई कलर नहीं होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण ये जो है इनका कोई कलर नहीं होता है। अब इन्हीं डब्ल्यूबीसी को हम दो अलग अलग क्लास में बांटते हैं, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, जो हमारे डब्ल्यूबीसी हैं ये ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स में डिवाइड होती हैं। ठीक, और इनका मेन काम क्या होता है, हमारे डिफेंसिव सिस्टम को या डिफेंसिव मैकेनिज्म को डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म को या रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को ये लोग हमेशा इनहांस करते हैं। ये डब्ल्यूबीसी ही है जो हमारे शरीर में आने वाले रोगों के से लड़ने की क्षमता हमको प्रदान करते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी दो अलग अलग क्लास में बटे होते हैं। पहला है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में हमारे आते हैं न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, इस्नोफिल्स, और जबकि एग्रेनुलोसाइट में हमारे आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, अगर हम इसको क्लासिफाई करें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ल्यूकोसाइट्स हमारे क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट हमारे कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति बिल्कुल जीरो होती है, इस वजह से इनका कलर कलरलेस होता है या इनका कोई रंग नहीं होता है। और ल्यूकोसाइट्स को हम लोग दो क्लास में बांट देते हैं, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट आगे डिवाइड होता है बैसोफिल्स में, इस्नोफिल्स में और न्यूट्रोफिल्स में, जबकि एग्रेनुलोसाइट हमारा डिवाइड होता है लिम्फोसाइट्स में और मोनोसाइट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स की, तो ग्रेनुलोसाइट्स क्या है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को ही ग्रेनुलोसाइट्स बोला जाता है। अब अगर सपोज करो कि ये हमारा एक ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट्स है, अगर इसके साइटोप्लाज्म अंदर इस तरीके के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो इसकी कैटेगरी हो जाती है ग्रेनुलोसाइट।
अगर हमारा कोई ल्यूकोसाइट है, इसके साइटोप्लाज्म में अगर इस तरीके के ग्रेन्यूल्स नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्यूल का मतलब दाना। तो अगर दाने जैसी संरचना है तो इसको हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। और अगर दाने जैसी संरचना नहीं है तो इसको हम बोलेंगे एक ग्रेन्युलोसाइट, ठीक। तो दाने जैसी संरचना किसमें मिलती है? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स। और जबकि ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स में कोई दाने जैसी संरचना नहीं मिलती, इसलिए इसको हम एग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो एग्रेन्युलोसाइट में हमको पढ़ना है इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अब इस्नोफिल, आप लोग ने इस्नोफिल या इस्नोफीलिया बहुत पढ़ा होगा। इस्नोफीलिया ठीक है, इस्नोफीलिया आपने बहुत पढ़ा है या इस्नोफीलिया का नाम बहुत सुना है। अब इस्नोफीलिया को आप कोरिलेट करके देखिए कि इस्नोफीलिया कहाँ सुने हैं या किसको इस्नोफीलिया के मायने पता है। तो हम ज्यादातर देखते हैं कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जी होती है या अस्थमा होता है, जिनमें एलर्जी या अस्थमा जैसी सिचुएशन पाई जाती है, उनको आप देखे होंगे कि इस्नोफिल काउंट उनका बढ़ जाता है। यानी कि इस्नोफिल जो है, इस्नोफिल क्या करता है, जो हमारे अंदर इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, कॉम्बैट करता है, यानी कि उनसे ये जो इस्नोफिल है, यानी कि जो इन्फेक्शन आते हैं उन इन्फेक्शन के साथ ये लड़ता है और लड़ने के बाद क्या करता है कि लड़ने के बाद उस इन्फेक्शन के पैरासाइट्स को यानी परजीवी को कम करता है या मारता है, ठीक है। तो एलर्जी और अस्थमा की कंडीशन में इस्नोफिलिया या इस्नोफिल लोगों का बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि जितनी ज्यादा पैरासाइट्स होंगे, परजीवी, अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन होने का मतलब क्या है कि आपके शरीर में परजीवी की संख्या ज्यादा होगी। तो इनसे लड़ने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा इस्नोफिल चाहिए होगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा परजीवी होंगे उतने ज्यादा हमारे इस्नोफिल काउंट होगा, ठीक है। यानी कि परजीवी ज्यादा होंगे तो इस्नोफिल होगा। तो जिनके अंदर अस्थमा या एलर्जी जैसी कंडीशन आती रहती है उनका बार बार इस्नोफिल बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि इस्नोफिल काउंट बढ़ा हुआ है हमारा या इस्नोफीलिया है, ठीक है। अब ये जो इस्नोफिल्स हैं इनका भी प्रोडक्शन कहां से होता है? प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो, ठीक है। ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं? इनका उत्पादन होता है बोन मैरो से, ठीक है। और ये टोटल WBC के कितने होते हैं? WBC का 2 से 3% ही हमारा इस्नोफिल होता है। यानी कि अगर हमारे पास WBC 1% था, हमने यहां देखा था कि 45% क्या था हमारा RBC
1% करीब WBC और 55% करीब प्लाज्मा। ठीक है, तो इस 1% का या 2 से 3% ही हमारा इस्मोफिल होता है। ठीक है, और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, या जिसको हम अपना आहार नाल बोलते हैं, आहार नली, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे जो इस्मोफिल्स हैं ये हमारे आहार नाल में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन ब्लड स्टेम। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो हमारी रक्त कोशिकाओं में ही या रक्त रुधिर वाहिनियों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इस किससे ज्यादा? ये पस में पाए जाते हैं। जो हमारा पस होता है, चोट वगैरह लग जाता है तो पस बनता है। ये हमारे टोटल WBC काउंट का 50 to 55% होते हैं। ठीक है, लगभग 50 से 55% हमारे WBC में क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक, इसमें अगर ये हमारा न्यूट्रोफिल है, सपोज कीजिए कि ये हमारा न्यूट्रोफिल है, तो इस न्यूट्रोफिल के अंदर 2 से 5 कोशिकाओं का 2 से 5 केंद्रक होता है। यानी कि न्यूट्रोफिल के अंदर 2 to 5 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमारे एक न्यूट्रोफिल के अंदर 2 से लेके 5 तक न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है कि न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम्स को बैक्टीरिया के अंदर जो लाइसोसोम्स पाए जाते हैं उनको खत्म कर देता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, जो हमारा न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल जो बैक्टीरिया के अंदर लाइसोसोम्स पाए जाते हैं उन लाइसोसोम्स को मार देता है या खत्म कर देता है, जिसकी वजह से इनको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट मानते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रोफिल का जो हमारा लाइफ सिस्टम होता है या जीवन चक्र होता है, ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एक न्यूट्रोफिल्स का जो जीवन काल होता है वो करीब करीब 8 घंटे होता है। लगभग 8 घंटे के बाद न्यूट्रोफिल्स स्वतः ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पाए जाते हैं जो मवाद होता है, पस होता है, उसमें पाए जाते हैं। WBC क्या है? WBC का ये 50 to 55% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। एक न्यूट्रोफिल के अंदर 2 से 5 न्यूक्लियस हो सकते हैं।
न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया में पाए जाने वाले लाइसोसोम को खत्म कर देता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का काम करता है। एक न्यूट्रोफिल कोशिका की जीवन चक्र या जीवन काल लगभग 8 घंटे का होता है। ठीक है, अब आते हैं हम बेसोफिल्स पे। ठीक है, अब आते हैं हम बेसोफिल्स पे। तो बेसोफिल्स जो है WBC का 0.5% से लेके 1% होते हैं। ठीक है, अभी हम स्मोफिल पढ़े थे, ये लगभग 1% होते हैं या 1% से कम। सेम उसी तरीके से हमारे WBC का 0.5% to 1% हमारे क्या होते हैं, बेसोफिल। ठीक है, ये जो बेसोफिल्स होते हैं, ये बेसोफिल, इनका जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल होता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर इनके ग्रेन्यूल होते हैं, वो लगभग सबसे बड़े होते हैं। इनका साइज न्यूट्रोफिल और स्मोफिल से बड़ा होता है। ठीक है, ठीक, ये बेसोफिल्स क्या करते हैं, बेसोफिल एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम है हिस्टामिन। ठीक, ये हिस्टामिन क्या करेगा, हिस्टामिन जो है ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स को और बड़ा कर देगा, ब्रॉड कर देगा। जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, अगर इस ब्लड वेसल को इस तरीके से किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायलेशन। ठीक है, और अगर ये ब्लड वेसल है, ये बीच से कहीं पतली हो जाती है, ठीक, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसोफिल क्या करता है, बेसोफिल हिस्टामिन को प्रोड्यूस करता है। हिस्टामिन क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को और बड़ा कर देता है, चौड़ा कर देता है। ठीक, हिस्टामिन, एक तो हिस्टामिन इससे रिलीज होता है बेसोफिल से, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। दूसरा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, हमारे मूड को हैप्पी कर देता है। ठीक है, मूड को हैप्पी कर देता है। और एक केमिकल और रिलीज होता है, एक एंजाइम जिसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है कि ये कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के कोगुलेशन को बंद कर देता है, यानी कि ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। जो हमारे इंडियन कैटल लीच होती है, जिसको हम जोंक कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो इस जोंक के जो ये माउथ होता है, जिससे ये हमारे किसी शरीर के किसी अंग से चिपक जाती है तो क्या करती है, खून चूसना शुरू कर देती है। तो ये साथ ही साथ हिपैरिन रिलीज करती है। हिपैरिन के रिलीज करने से क्या होता है,
कि हमारा ब्लड जो है कोगुलेट नहीं होता है, और कोगुलेशन नहीं होने की वजह से ये पूरा का पूरा खून हमारा सक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो हमारा इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल ये तीनों कवर हो गया। अब हम बढ़ते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की तरफ। एक ग्रेन्युलोसाइट्स, सॉरी, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि जहां पे ग्रेन्यूल्स का एब्सेंस होगा, ये हो गया हमारा ग्रेनुलोसाइट्स। और ये हो गया हमारा अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होंगे उनको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे, और जहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे उनको हम अग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं हमारे ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर दो आते थे, ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मोनोसाइट की। पहले बात कर लेते हैं हम मोनोसाइट्स की। ठीक, जो मोनोसाइट्स होते हैं इनका डायमीटर होता है 10 to 20 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। ठीक है, 10 to 20 माइक्रोमीटर डायमीटर। ठीक, पहली बात तो ये हो गई कि जो मोनोसाइट्स है इनका साइज क्या होगा, 10 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, अब जो इनका न्यूक्लियस होता है ये बाइलोब्ड होता है। न्यूक्लियस इनका कैसा होता है, बाइलोब, यानी कि अगर ये हमारा मोनोसाइड है तो इसका न्यूक्लियस ओवल या स्फेरिकल ना होके बाइलोब होगा, यानी कि इस तरीके से न्यूक्लियस होगा जहां पे दो अलग अलग आपको लोब दिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइलोब न्यूक्लियस। ठीक है, मोनोसाइट्स को हम लोग अपने इम्यून सिस्टम का गार्बेज ट्रक बोलते हैं, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम जब अपने रोल को पूरा करता है, जब बाहर से आने वाले पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस इनको किल करता है, तो उनके किल करने के बाद जो कूड़ा बचता है वो मोनोसाइट लेके ही जाता है। यानी मोनोसाइट उस जगह से जो कचरा है या गंदगी है उसको साफ करने का काम करता है, इसलिए हम इसको गार्बेज ट्रक ऑफ इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोनोसाइट। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट की।
अब बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो लिम्फोसाइट का मेन काम क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। लिम्फोसाइट का मेन काम क्या है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। इनका साइज होता है, वो होता है 8 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका साइज जो होता है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर के करीब होता है। ठीक है, डायमीटर इनका 8 से 10 माइक्रोमीटर के करीब होता है। ठीक ठीक है, लिम्फोसाइट जो होते हैं वो डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करते हैं, यानी कि बाहर से आने वाले जितने भी बैक्टीरिया वायरस है उनसे हमको बचाते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं। लिम्फोसाइट हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है टी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हैं यही हमारा मेन जो है डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करते हैं, यही हमारे इम्यून सिस्टम के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, जितना भी हमारे सेल के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो इससे लड़ने का काम कौन करता है? टी और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं यही मेन हमारे इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अग्रेन्युलोसाइट, ठीक, जिसमें हमारा क्या आता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो मोनोसाइट क्या होते हैं? मोनोसाइट का जो साइज होता है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, डमरू की तरह। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम की गार्बेज ट्रक यानी कूड़े की गाड़ी की तरह काम करते हैं। जो भी कचरा फैला रहता है इम्यून सिस्टम में उसको ये लोग ले जाके ये मोनोसाइट शरीर से बाहर करते हैं। जबकि लिम्फोसाइट क्या है? ये हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। इनका साइज जो होता है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। यही हमारे इम्यून सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज्म को बनाते हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स का। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्लेटलेट्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं जो प्लेटलेट्स हैं ये भी हमारे बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इनका रोल क्या होता है? इनका रोल होता है कि जब हमारे शरीर में ब्लीडिंग होती है जब हमारे शरीर में ब्लीडिंग होती है और या हिमोरेज होता है, हिमोरेज का मतलब ही होता है ब्लीडिंग। ठीक है,
तो जो हमारे शरीर में ब्लीडिंग और हिमोरेज होता है, ये इसको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, रोकने का काम कैसे करते हैं? जैसे सपोज करो ये हमारी ब्लड वेसल है, यहां से ब्लड हमारा बाहर फैल रहा है। ठीक है, ब्लड हमारा यहां से निकल रहा है। अब जो प्लेटलेट्स हैं, वो प्लेटलेट्स आके इस जगह को कोगुलेट करना शुरू करेंगे, यानी एक साथ प्लेटलेट एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरीके से जुड़ना शुरू कर देते। ठीक है, जुड़ने के बाद क्या होगा कि ये एक संरचना बना लेंगे, जो संरचना इस जगह पे चोट जो लगी है, जो वुंड हुआ है, उस घाव को भर देंगे। ठीक है, घाव को भर देने से क्या होगा कि जो ब्लड का लीकेज हो रहा था, जो ब्लड का स्राव हो रहा था, वो स्राव बंद हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेटलेट क्या होते हैं? प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स और बोलते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट का मतलब थ्रोम्बस का मतलब होता है थक्का। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा थ्रोम्बोसाइट। एक थक्का बना लेते हैं, गुच्छा। इस गुच्छे की ही मदद से ये जिस जगह पे चोट लगी होती है, जिस जगह पे कट होता है, वहां पे एक गुच्छा बना के सेटल हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे ब्लड के स्राव को या ब्लड की ब्लीडिंग को, हिमोरेज को भर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, याद रहेगा। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट। ठीक, अब बात करते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या है। अगर ब्लड के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला क्या है? ब्लड हमारा क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। ठीक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। अगर कनेक्शन की बात करें तो सपोज करो ये हमारे घर का तार है। ठीक, ये खंबा है और ये हमारा घर है। तो ये कनेक्शन जो है, इस कनेक्शन से क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, यहां से इलेक्ट्रिसिटी कहां तक आ रही है? हमारे घर तक। सेम उसी तरीके से जो ब्लड है, ये अगर यहां से यहां तक फ्लो कर रहा है, तो किसी न किसी चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। तो इसका मेन काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों को करता है। जो ब्लड है, ब्लड हमारा क्या करता है? पहला काम इसका है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों को करता है? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। ठीक, सबसे पहला ट्रांसपोर्ट किसको करेगा? ऑक्सीजन को। दूसरा न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो दो काम हो गया। यहां से दो काम हम लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल
एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सेल। ठीक है, दूसरा है होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग हीट। ठीक है, ब्लड हमारा क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, या तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर हीट को निकाल करके हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है, तीसरा है हमारा ब्लड की क्लॉटिंग कराता है। ठीक है, जब कभी चोट लग जाती है और शरीर से खून बह रहा होता है तो ये ब्लड ही जो है उसको खुद को रोकने का काम करता है। अभी हम बात किए ना थ्रोम्बोसाइट वाला, तो थ्रोम्बोसाइट क्या काम करेगा, उस जगह पे जहां पे चोट लगी है, साइट ऑफ इंजरी जो है, वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग करेगा। ठीक, चौथा है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है बीमारी फैलाने वाला कारण। वो जो भी चीज अगर हमारे शरीर को बीमार डालती है तो उसको हम बोलते हैं पैथोजन। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किससे मिलकर बना है, टी लिम्फोसाइट्स और डी लिम्फोसाइट्स से। यानी कि हमारे जो ब्लड है वो खुद ही हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। ठीक है, तो इसका एक मेन काम ये भी हुआ जिसमें ये हमारे शरीर में आने वाले बाहर से विषाणुओं को या रोगाणुओं से खुद लड़ता है। ठीक है, ठीक है। पांचवा काम है ट्रांसपोर्ट वेस्ट। जो हमारे शरीर का कचरा है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, उसको किडनी तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ब्लड हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है। तो हमारे जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो अलग अलग मेटाबॉलिज्म करती हैं। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं। तो एनर्जी के प्रोडक्शन में या मेटाबॉलिज्म में हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के अलग अलग वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं या उत्पन्न होते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने का सबसे अच्छा साधन क्या है, हमारा मूत्र मार्ग, जो कि हमारी किडनी से स्टार्ट होता है। किडनी हमारे ब्लड में पहले से मौजूद या ब्लड में उपलब्ध जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको अलग से छांट करके हमारे शरीर के बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये 5 काम हमारे मेन रुधिर के ये मुख्य 5 कार्य होते हैं। ठीक है, तो हम आज कवर किए अपने ब्लड में जो ब्लड का हमारा हीमोपोएटिक सिस्टम है या हिमेटोपोएसिस सिस्टम है। इसमें हमने क्या क्या कवर किया, हमने कवर किया आज ब्लड का कॉम्पोजिशन। ठीक है,
कि ब्लड हमारा क्या होता है। तो ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा कितना होता है 55% और सेल कितना होता है 45%। ठीक है, अगर प्लाज्मा को हम आगे फिर डिवाइड करते हैं, अलग अलग वर्गीकृत करते हैं, तो उसमें हमारे वाटर, प्रोटीन और दूसरे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। वाटर के अलावा जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, ठीक, फिब्रिनोजन। और जबकि अदर्स में हमारे इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस और कुछ हमारा जो है नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। जबकि हम फिर दूसरी तरफ जाते हैं जहां पे हम सेल्स को डिवाइड करते हैं, सेल का वर्गीकरण करते हैं, तो वहां पे मालूम चलता है कि सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। जब फिर हम डब्ल्यूबीसी का वर्गीकरण करते हैं तो एक तरफ आता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरी तरफ आता है हमारा और ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट्स में हमारा आता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसोफिल, इस्नोफिल, और जबकि हमारा एग्रेनुलोसाइट्स में आता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, इतना हुआ। अब हमने पढ़ लिया है कि हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल्स होते हैं। इसके बाद हमने जो फंक्शन की बात की, तो हमारा फंक्शन निकल के आया कि हमारा जो ब्लड है ये मेन काम करता है ट्रांसपोर्ट करने का। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हीमोस्टेटिस करता है, यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, या तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा या हीट को हमारे बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक, हमारे शरीर में अगर कहीं चोट लग जाती है तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। जो हमारे शरीर में पैथोजेंस है, रोग फैलाने वाले जो हैं, उनके अगेंस्ट ये डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करता है। और जो शरीर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको किडनी तक ले आता है ताकि वो हमारे शरीर से बाहर चले जाए। ठीक है, तो आज के लिए फिर फिलहाल इतना ही। ठीक है, उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आप सभी लोगों से गुजारिश है, उम्मीद है कि इसमें लगभग सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो चीजें समझ में नहीं आई है मैं कोशिश करूंगा कि फिर से उनको एक बार और कवर करने की कोशिश करूं, एक दूसरे वीडियो के माध्यम से या एक दूसरे लेक्चर के माध्यम से मैं फिर से एक बार इनको कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।